नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 5 मई 2022 की। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2022 के पेपर हो रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत साइंस का इससे पहले हमने पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मैथ का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। तो सबसे पहला प्रश्न था 7, 6, 2, 5, 9 की माध्यिका आपको बतानी थी। सबसे पहले आपको इनको क्रम से लगाना होता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, उसके बाद आप देखिए इसमें तो आपका 5 है, उसके बाद आप देखिए तो 6 है, और उसके बाद देखिए तो 7 है, और उसके बाद 9 है। फिर आपको गिनना होता है यहाँ पर कितनी संख्याएं, तो 1 2 3 4 5। तो 5 जो है आपकी एक विषम संख्या है, और विषम संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो आपको लगाना होता है, और वो फॉर्मूला होता है n+1/2 का। और तो n यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ कितना है, n की वैल्यू 5 आई, तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे। तो 5 और उसमें एक जोड़ेंगे 6, और बटे में 2 करेंगे तो 3। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तीसरा पद जो है वो आना चाहिए। यहाँ पर कौन सा पद आना चाहिए, तीसरा पद, तीनवा पद। वह ना लिख के तीसरा कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तीसरा जो है वो पद जो है वो आना चाहिए। अब तीसरा पद यहाँ पर कौन सा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। 6 यहाँ पर आना चाहिए। तो ना 4, ना 1, ना 2, ना 3, ये चारों ही ऑप्शन यहाँ गलत दे रखे हैं। यहाँ पर 6 जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ पर 6 जो है आपका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, क्यूब रूट में 343 बटे 1000, इसका मान जो है वो क्या होगा। कैसे करते हैं, क्यूब रूट आपका दे रखा है, तो अंदर वाली जो वैल्यू है 343, इसको आप जो है वो क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है। 7 गुणे 7 गुणे 7 आप 343 को लिख सकते हैं। 1000 तो आप सभी जानते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 आपका होता है। जब बाहर क्यूब रूट लगा है तो अंदर कोई भी चीज अगर 3 बार आ रही होती है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हम यारा जो बचेगा यहाँ पर क्यूब रूट से निकालने के बाद, तो 7/10 जो है वो बचेगा। 7/10 में 0 काटेंगे तो ऊपर दशमलव लग जाएगा, तो आंसर 0.7 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर 0.7 आपका जो है वो सही हो जाएगा। जिसका आंसर सही था कमेंट में बताते भी रहिएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। हजारों बार मैंने प्रायिकता में आपको बताया। टॉपिक वाइज जो मैथ करा रहे थे उसमें भी हमने आपको कराया था। देखिए उसी का स्क्रीनशॉट है। 2 हफ्ते पहले, 2 वीक एगो जो है हमने प्रायिकता टॉपिक कराया था। उसमें हमने आपको बताया था कि जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल 8 संभावनाएं जो है वो बनती हैं। और वो संभावनाएं हेड 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 आ सकती हैं, या तीनों सिक्कों पर टेल आ सकता है, या एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, ऐसे करके आप टोटल गिनेंगे तो टोटल 8 संभावनाएं जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो किसी का ये गलत आंसर नहीं हुआ होगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा। तो अगर आप एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त जो है इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफल होता है वृत्त का। और जब अर्धवृत्त की बात होती है तो बटे में आपका 2 लग जाएगा। क्लियर है इतना। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो त्रिज्या जो है आपको 35 सेंटीमीटर दे रखी, बस आप आर की वैल्यू रख दीजिए और बाकी सॉल्व कर लीजिए, पाई का मान भी रख लीजिए। तो हम इसको रख लेते हैं। तो पाई गुड़े आर, पाई आर स्क्वायर है ना, और बटे में 2, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। पाई की जगह 22/7, और गुड़े आर की वैल्यू 35 दे रखी है, तो गुड़े 35, और फिर एक और 35, और बटे में आपका जो है वो 2। अब यहां से 7 से काट दीजिए, 7×5 35 होगा। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 होगा। 11 पंचे करेंगे 55 होगा, और 55 को 35 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर 1925 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये भी किसी का आंसर गलत नहीं हुआ होगा। लास्ट आपका बहुविकल्पीय पूछा गया था कि 1060 जो है बटे में सेक 90 जो है, इसका मान जो है वो क्या होगा। अब इस प्रश्न को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि 1060 को 10 बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो फॉर्मूला रख के उससे काट दें सीधे सीधे, या आप उतना सब ना करिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं आपको जो टॉपिक वाइज त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था उसमें मैंने जो है वो सारे मान आपको बताए थे। ये देखिए त्रिकोणमिति मई 2022 के लिए मैंने पढ़ाया था 2 हफ्ते पहले। इसमें मैंने सारे मान आपको त्रिकोणमिति के बताए थे, साइन थीटा से लेकर के कॉसेक थीटा तक। बस मान आप रख दीजिए। 1060 की वैल्यू सबसे पहले देखिए कितनी है, तो 10 ये थीटा, और मान 60 में कितनी होती है, √3 होती है। तो आप क्या करेंगे, √3 जो है वो इसकी जगह रख देंगे। तो √3 हमने रख दिया। बटे में सेक 90, सबसे यहाँ पर देखिए सेक थीटा में 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ऊपर 90 डिग्री है तो इनफाइनाइट बटे में रख दीजिए।
अब इनफाइनाइट से किसी भी को भी भाग देंगे तो वो आपका अनंत ही मान आएगा, तो इसमें आपका आंसर अनंत जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, इसके लिए अलग से प्रश्नों को लगा दिया है सिंगल सिंगल करके, ताकि हम आपको यहाँ पर लिख कर समझा सकें। मैंने आपको पहले ही कहा है, केवल आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, चीजों को समझना भी है। तो देखिए 4 आपका ऐसे ही रहेगा, 10 जो है स्क्वायर 60 है, तो 10 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, √3 होती है, तो √3 और इसका जो है वो स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू जो है आपकी 45 डिग्री होती है, 2 गुणे 1/√2, साइन 45 की होती है वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस फिर 4 कॉट स्क्वायर 45, तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आपका यहाँ पर मान जो है वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड में। ये हमने सारे मान रख लिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 गुणे √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, प्लस यहाँ पर 0 का स्क्वायर तो 0 ही आपका हो जाएगा, तो ये तो हट ही जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ये प्लस के आगे वाली वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर आप जो है वो 2 लिख सकते हैं, गुणे 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1/2 जो है वो होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 1/2 आएगा, और माइनस जो है आपका इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही रहेगा, तो माइनस का 4 आएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 तिया होता है आपका 12, और माइनस का जो इधर वाला 4 है वो आ जाएगा, और 12 में से 4 अगर आप घटाएंगे तो आपका जो मान है वो आपको 8 जो है वो प्राप्त हो जाएगा, तो 8 इसका आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समीकरण आपका दे रखा था 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0, तो इसको हल करना था। तो समीकरण हल करना मैंने आपको बताया है कि जो सबसे स्टार्टिंग में वैल्यू यहाँ दे रखी होती है, लास्ट में जो वैल्यू दे रखी हो, इनका आपको देखना होता है मल्टीप्लाइड जो है वो कितना है, तो 2 तिया कितना होता है, 6 होता है, तो बीच वाली वैल्यू को भी आपके 6 के फॉर्म में ही जैसे लिखा हुआ है वैसे बना लेना है। तो आप लिखेंगे 2x² माइनस 5x को हम क्या बना लेंगे, 6 के फॉर्म में, गुणा करने पर आपका 6 आए और जोड़ने घटाने पर बीच वाली वैल्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6x माइनस x। अब देखिए 6 को अगर 1 से 6x में से x घटाएंगे तो 5x आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू, और 6 को यहाँ पर कोई x के साथ वैल्यू है नहीं, तो 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो आपने देखा वही वाली वैल्यू बन गई, माइनस का 3 बराबर जो है वो 0। यहाँ पर लिखेंगे फिर 2x² माइनस है, जब ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो 6x प्लस x माइनस 3 और बराबर में जो है वो 0। फिर 2x² माइनस यहाँ पर, अच्छा हम चाहें तो यहीं से ही कॉमन ले सकते हैं, अगले स्टेप में जाने की क्या आवश्यकता है, तो हम यहाँ पर से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ देखिए 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से कॉमन 2x जो है वो ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा इसमें, और माइनस यहाँ 6x में 2x कॉमन ले लिया है तो 3 जो है वो बचेगा, x तो ऑलरेडी निकल गया है, तो x माइनस 3 अंदर बचेगा। अब x माइनस 3 यहाँ है तो वहां भी आगे भी हमको x माइनस 3 लाना है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लेते हैं, जाके अंदर वही वैल्यू बचे जो इस तरफ है, और बराबर में 0। तो आपका 2x प्लस 1 आपका ये अलग हो जाएगा, और x माइनस 3 जो है ये आपका अलग हो जाएगा बराबर 0 के। प्रश्न में कह रहा था हल कीजिए, तो चाहे तो आप यहां तक भी निकाल लेते तो भी सही था, या आप क्या कर सकते हैं, ए इसको 0 के बराबर रख दीजिए और दूसरे वाले को 0 के बराबर रख दीजिए, इससे x के 2 मान निकल आएंगे, तो 2x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, तो यहां से x का मान क्या निकलेगा, एक उधर जाएगा यानी -1 और बटे में 2, तो एक x की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, और x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर 3, तो एक x की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। तो चाहें तो आप ये भी निकाल सकते थे, प्रश्न में केवल हल कीजिए कह रहा था तो आप इतना भी कर देते तो ये जो है वो काफी होता। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और वीडियो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक वीडियो जो है वो पहुंच सके। 8वां नंबर प्रश्न जो है आपका, ये हमने आपको कराया था किसमें, मॉडल पेपर में, कि 14 मीटर गहरा और 3 सेंटीमीटर जो है वो, 3 सेंटीमीटर नहीं 3 मीटर जो है वो व्यास जो है उसका एक कुआं 300 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्च करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता भी हूं, ये देखिए स्क्रीनशॉट है, कल का ही, एक दिन पहले ही का है वीडियो, और डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर मई 2022 एग्जाम के लिए मॉडल पेपर हमने कराया था, मात्र 11 प्रश्नों का मॉडल पेपर कराया था, और 11 नंबर का जो प्रश्न था वही यही था, किसी
3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च आएगा। पूरा हमने आपको समझाया था कि आयतन की फॉर्मूला रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे और जो एच दे रखी है वो रखेंगे, बाद में रुपया निकालने के लिए गुणा कर देंगे। तो आंसर 2970, 2970, इसको साइड से हटा देते हैं। तो आंसर आपका 2970 यहाँ से जो है वो निकल करके आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न यही पूछा था कि खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, वही है 300 रुपया प्रति घन मीटर। अच्छा, प्रश्न में ध्यान देंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा बदल दिया है। इस खर्च को 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा, ये हमने क्वेश्चन कराया था, और इन्होंने क्या कर दिया है, 300 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में खर्च पूछा है। तो आपको यहाँ पर जो 30 से गुणा करना था, यहाँ पर 300 से कर देते तो आंसर यहाँ पर 29,700 जो है आपका सही होता। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बाकी वो सब वही है, 14 मीटर गहरा 3 मीटर व्यास, तो 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहरा, बाकी सब वही है। बाकी यहाँ पर खर्च जो है इन्होंने 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से ना पूछ करके 300 रुपए प्रति घन मीटर पूछा था। तो आपको लास्ट में गुणा किससे कर देना था, 30 से गुणा कर देना था, तो 29,700 आपका आंसर आ जाता। तो ये किसी ने गलत नहीं किया होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अगर मैंने मात्र 11 प्रश्न का जो है वो कराया है मॉडल पेपर, तो उसमें से 11 प्रश्न तो आपने ध्यान से समझे ही होंगे। 9वां प्रश्न पढ़ते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 75,625 वर्ग मीटर है, वर्ग की भुजा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने कितनी बार बताया है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई आपका होता है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर ही होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी भुजा स्क्वायर आपका जो है वो क्षेत्रफल होता है। क्या क्षेत्रफल होता है, भुजा का स्क्वायर। और भुजा के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 7, 5, 6, 2, 5, ये दे रखी है। अब भुजा पूछ लिया गया है कि भुजा ही बताइए, तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये आप इसका स्क्वायर है ये बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये अंडर रूट में लग जाएगा। तो 75,625 का आपको केवल और केवल वर्गमूल निकालना था, और वर्गमूल इसका क्या आता है, तो ये आपका 275 का वर्गमूल होता है, 275 आपका आंसर आ जाएगा। वर्गमूल वही निकालने की जो होता है ना, ऐसे ऐसे करके रखते हैं, वैसे आप निकाल देते हैं, या तो आपको नहीं वैसे निकालना था, भाग विधि से आप गुणनखंड से निकाल देते हैं, 275 आपका आंसर आ जाएगा। अगला 10वां प्रश्न पूछा गया था कि 2x प्लस 3y बराबर 12, तो 3y बराबर x, तो बताइए हल कीजिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्यों, 2x प्लस 3y बराबर जो है वो 12 है, यही आपको दे रखा था। अब कह रहा था 3y बराबर x है, अब 3y की वैल्यू आपको x प्रश्न में कह रहा है कि है, तो आप रख दीजिए उसी की जगह। तो 2x को ऐसे रखिए, प्लस 3y की जगह हम x रख देते हैं, और बराबर आपका 12 हो जाएगा। 2x में x जोड़ेंगे तो आपका 3x बराबर 12 हो जाएगा, और x बराबर यहां से निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, यानी x की वैल्यू 4 आपको यहां से प्राप्त हो गई। प्रश्न में क्या कह रहा था, हल कीजिए। तो अब आप यहां से x की वैल्यू जब निकाल सकते हैं, तो क्या y की नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। तो आप यहाँ जो 3y बराबर x मान दे रखा था, इसी में ही इस x की वैल्यू रख दीजिए, तो आपका यहाँ से y की वैल्यू भी निकल आएगी। तो 3y, x की वैल्यू 4 दे रखी, 4 हमने रख दी, और y की वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 4/3, x की वैल्यू 4, दोनों आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप, केवल मान रखना था। लास्ट आपका अति लघु प्रश्न था कि दो सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटने की संभावना बताइए। ये तो क्वेश्चन मैंने बहुविकल्पीम कराया है, अतिलघुम कराया है, मैराथन कराया था, प्रायिकतम कराया था, कि जब दो सिक्के उछालते हैं तो दोनों सिक्कों पे या तो हेड आ सकता है, या दोनों सिक्कों पर टेल आ सकता है, या एक पर हेड और एक पर टेल आ सकता है, या एक पर टेल और एक पर हेड। तो कुल मिलाकर केवल 4 संभावनाएं होती हैं, बस ये चारों आपको लिख देनी थी। बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है कि इसको हमने क्या किया, अलग से लिख लिया है, ताकि हम आपको यहाँ पर समझा सकें लिख के। तो प्रश्न आपका ये था कि पार्श्व जो चित्र है, इसमें AECD आपका एक आयत है, ये AECD एक आयत है। CD जो है इसकी वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, CE की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है, BE की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और समलंब चतुर्भुज ABCD आपसे जो है वो पूछा गया था इसका क्षेत्रफल। ये प्रश्न ऐसा है कि इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ये कर लीजिए कि इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो पूरा आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। एक तरीका ये हो सकता है, डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं तो आप इसे डायरेक्ट सूत्र से जो है वो कर सकते हैं। समलंब चतुर्भुज
का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे उनके बीच की जो है वो दूरी। ये हमने आपको अलग से समलंब पढ़ाया था, वहां पर सूत्र भी बताए थे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराए थे। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। 1/2 को आप ऐसे रखिए। समांतर भुजाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर देखिए ये एक आयत बन रहा है AECD। तो अगर ये वाला 8 है, इस बात को समझिए, तो नीचे वाली वैल्यू भी आपकी 8 होगी, जाहिर सी बात है, ये भी आपकी 8 होगी। और जब ये 8 है आपकी, तो यहाँ से पूरा समांतर भुजा तो आपकी पूरी AB है ना, यहाँ से लेकर के ये A लिखा हुआ है और ये B लिखा हुआ है, तो ये पूरी AB है ना, तो समांतर भुजा में हम पूरा AB लेंगे। तो AB जो है और ये इसके समांतर जो है वो CD है, तो इन दोनों को हम आपस में जो है वो जोड़ देंगे, क्योंकि यही समांतर भुजाएं हैं। तो समांतर भुजाएं हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। एक तो समांतर भुजा आपकी ए बी है पूरी, तो ए बी में जो है आपकी दो वैल्यू आएंगे, एक तो ये वाली इसके सामने है ना, तो ये आपकी पूरी 8 और यहाँ तक 6, तो 8 और 6 कितना होगा? 8 6 आपका जो है वो 14 हो जाएगा। तो आपका जो ए बी भुजा है वो 14 हो जाएगी, प्लस ए बी के सामने समांतर कौन सी? सी डी है, तो ये आपकी जो है वो 8 हो जाएगी। तो +8, ये समांतर भुजाओं का योग हो गया। गुणे उनके बीच की दूरी कितनी है? तो ये जो आप EC देख रहे हैं ये आपकी ऊंचाई है, और इसी को ही हम क्या कहेंगे? इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी आपकी कितनी है? 5 है। बस इसको हमने रख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1/2, 14 8 होता है 22, और गुणे में जो है वो 5, 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 11 पंचे कितना होता है? 55 होता है। तो 55 आपका आंसर यहां से निकल करके आ जाएगा। तो ये तो हो गया पहला तरीका, 55 आपने समझ लिया, कोई इसमें डाउट नहीं है। यदि क्या होता, आपको ये समांतर समलंब चतुर्भुज का सूत्र नहीं पता होता, तब आप इस प्रश्न को एक और तरीके से कर सकते थे। वो कौन सा तरीका, उसको समझ लेते हैं। तो वो तरीका यह है कि आप इस आयत को देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, तो आप इस आयत का जो है वो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरी आकृति यहां पर कह रहा है ना ABCD, ये यहां तक B है, ये C है, ये D है, तो ये अपने आप समान समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो हम आपको करके भी दिखाते हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमने लिख दिया। लंबाई इसमें कितनी है? तो 8 है। ये देख रहे हैं ना, ये आयत है, तो इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो आपकी लंबाई 8 है, चौड़ाई 5 है, तो 8 5 जा कितना होता है? 40 होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लंबाई भी सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में। अब हम बढ़ते हैं इस पर, त्रिभुज पर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो ये क्या होता है? आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार यहाँ पर क्या है? आधार आपका ये नीचे वाला EB है 6, तो 1/2 गुणे 6। ऊंचाई आपकी कितनी है? वही हाइट 5 है, तो ये हमने रख दिया। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, तो 5 तिया कितना आया? 15 आया। तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमने क्या कहा? समलंब का क्षेत्रफल आपको निकालना था, तो आप पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? दोनों को जोड़ लीजिए। ऊपर आपका 40 आया था, नीचे आपका 15 आया, तो 40 और 15 अगर आप जोड़ लीजिए तो 55 यहां से भी निकल के आ जाएगा। तो अगर सूत्र नहीं आता था तो इस प्रकार से भी आप करते, बिल्कुल आपका सही होता। और सूत्र आता था तो फिर डायरेक्ट रख दीजिए, फिर तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। वापस से बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था आयु पर आधारित। मैंने आपको पूरी एक क्लास कराई थी आयु पर आधारित। मैंने कहा था एक ना एक प्रश्न आयु पर आधारित आता है। क्लास नंबर 10 थी हमारी आयु पर आधारित, सबसे आखिरी क्लास थी। तो ये भी क्वेश्चन आपने अवश्य किया होगा कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो बताइए। तो इसको भी हम उस पेज पर करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया है। अब इसको हम समझाते चलते हैं, लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिता की मान लेते हैं कि वर्तमान आयु जो है वो x है। पिता की वर्तमान आयु हम अगर x मान लेते हैं तो ये x वर्ष हो जाएगा। पुत्र की भी मान लेते हैं, मान लिया पुत्र की जो है वो वर्तमान आयु क्या है, तो वो आपका जो है वो y मान लेते हैं। चलिए वर्तमान आयु आपका जो है वो y वर्ष मान लिया हमने। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु,
एक्स मानी हमने, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, तो x माइनस 5 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले पिता की आयु, कह रहा है पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पुत्र की हमने y मानी है, तो 3 गुनी, और 5 वर्ष पहले की बात है तो y माइनस 5, क्योंकि पुत्र से भी तो 5 साल पहले हम जाएंगे, तो ये इसके बराबर होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस 5 बराबर, अंदर गुणा करेंगे तो 3y माइनस 5, यहाँ होता है आपका 15। फिर यहाँ पर x है, इधर y है, तो x और y को एक तरफ कर लेते हैं, तो x माइनस 3y बराबर, ये जो माइनस का 5 है ये आपका उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो -15 और प्लस में जो है वो 5। अब ये तो ऐसे ही रहेगा x माइनस 3y, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और बराबर -15 में 5 अगर घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू आपकी बड़ी दे रखी है, तो -10 आपका माइनस में जो है निकल के आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब ऐसे ही दूसरी जो शर्त कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की जो है वो 2 गुनी, तो इसको भी हम कर लेते हैं। 10 वर्ष बाद है, इसको हम ऐसे लाइन खींच देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 10 वर्ष बाद कह रहा है, यानी कि x प्लस 10, 10 वर्ष बाद कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी, तो 2 गुनी इससे, इसमें पुत्र की भी आयु 10 साल बाद होगी, यानी कि y प्लस 10 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 2 गुनी कह रहा है, हो जाएगी। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 10 जो है आपका ऐसे रहेगा, 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2y प्लस 10 टू जा कितना होता है 20 होता है। x 2y को इधर लाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर 10 को उधर ले जाएंगे तो आपका घट जाएगा, तो 20 माइनस 10 हो जाएगा। यहां से भी x माइनस 2y जो है वो आपका 10 के बराबर निकल आएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरण को हम कर लेते हैं सॉल्व, आ जाएगा आंसर, तो x माइनस 3y और बटे में हम रख लेते हैं क्या, x, इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं क्योंकि इधर जगह थोड़ी ज्यादा है, ताकि नीचे आपको पूरा दिखाई दे, तो इस तरफ लिख लेते हैं x माइनस 3y बराबर का जो है वो -10, एक ये समीकरण हमने बनाया, और दूसरा समीकरण था x माइनस 2y और बराबर का 10। अब इसको हम घटा लेंगे, घटाने पर साइन बदल जाते नीचे की, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा, तो ये जो x है प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर 3y माइनस का है, नीचे वाला प्लस का है, तो आपका मान माइनस में आएगा, इस चीज को ध्यान दीजिए, क्योंकि 3y की वैल्यू आपकी माइनस में है, तो 3y में से 2y जो है आप जोड़ेंगे, माइनस का ही है, तो आपका केवल y बचेगा, वो भी माइनस का, और बराबर में यहाँ -10 है और ये भी माइनस हो गया क्योंकि साइन बदल गए, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, ये आपका माइनस का 20 हो जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस को काट सकते हैं, माइनस इधर भी है, तो y की वैल्यू आपकी 20 हमें जो है यहाँ से प्राप्त जो है वो हो गई। अब y की वैल्यू हमें 20 प्राप्त हुई, तो y हमने क्या माना था, y हमने माना था पुत्र, यानी पुत्र की आयु जो है आपकी 20 यहाँ से निकल करके जो है वो आ गई। अब पिता के भी निकाल लेते हैं, तो पिता निकालने के लिए समीकरण किसी भी एक या दो में से हम मान रख देंगे, तो आपका जो मान है वो निकल के आ जाएगा। तो समीकरण लाइक और शेयर भी करते रहें, वीडियो को सभी लोग शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। इसको हमने यहाँ लगा दिया है। हाँ, तो ये हमारा समीकरण 1 था, इसी में हम मान रख देते हैं। तो समीकरण था x माइनस 3y बराबर का -10 था। अब ये हम y को उठा करके यहाँ रखेंगे, तो y की जगह हम क्या रख देते हैं, 20 रख देते हैं। तो x माइनस 3 गुणे 20 करेंगे तो आपका 60 होगा, डायरेक्ट हम 60 लिख देते हैं, और बराबर के जो है वो -10, इधर माइनस का 60 है, उधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, तो -60 अगर उधर जाएगा प्लस का 60 हो जाएगा, और उधर -10 ऑलरेडी था, तो 60 में से 10 घटाएंगे तो 50 आपका बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 50 आपको प्राप्त हो जाएगी। तो 50 किसकी आयु हमने x मानी थी, पिता की मानी थी, तो पिता आपके x 50 साल के जो है वो हो जाएंगे, और पुत्र की आयु हमने जो है वो y मानी थी, तो पुत्र की आयु 20 साल जो है वो हो जाएगी। तो ये दोनों आंसर आपके जो है वो निकल करके जो है वो आ जाएंगे। किसी को कोई डाउट, हमने क्या किया, दोनों को समीकरण को मान लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। एक काम ये भी आप कर सकते थे कि इस फॉर्म में मानते कि x कह रहा था 5 वर्ष पहले पिता के अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो आप इस तरीके से ही माने कि डायरेक्ट 3 गुने के बराबर हो जाए, पर उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, समय इतना होता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका, ये प्रश्न आपका आया था चित्र पर आधारित, कि पार्श्व चित्र में वृत्त की जीवाएं आपको दे रखी थी,
ए बी और सी डी। और कह रहा था एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु P पर काट रहे हैं, यदि P की वैल्यू 30 डिग्री है, A की वैल्यू 35 डिग्री है, तो सी बी पी का मान आपको ये वाली वैल्यू आपको बतानी थी। इस तरीके वाला क्वेश्चन एक हमने कराया था शायद समलंब या समांतर चतुर्भुज वाले जो टॉपिक कराया था, उसमें हमने आपको बताया था ये वाली जो वैल्यू आपकी 35 दे रखी है, यहाँ वाली वैल्यू भी ये 35 डिग्री ही जो है वो हो जाएगी। एक ही त्रिज्यखंड जो है इस पर बने कोण आपके बराबर होते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। यहाँ लिख भी देता हूं मैं, एक ही त्रिज्यखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। बस इतनी सी अगर आपको चीज पता थी तो फिर इस प्रश्न में कुछ था नहीं, क्योंकि जब ये 35 पता चल गया तो हम ये वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, कौन सा त्रिभुज है, जो सी बी और पी, ये वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं, हाईलाइट थोड़ा सा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए हम किसकी बात कर रहे हैं। इस वाले त्रिभुज में, इसमें ये ऊपर वाली 35 पता ही चल गई है आपको, और एक आपको नीचे वाला पी वाला 30 पता ही है, और तीसरा आपको निकालना ही है ये वाला एंगल सी बी पी वाला, एंगल सी बी पी निकालना ही है आपको। ये एंगल ना कहकर ये त्रिभुज कह दीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सीबीपी तो हमें निकालना है। तो इन त्रिभुज के तीनों भुजाओं का ये कोण योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब दो का पता है, तीसरा आप निकाल लीजिए, 30 और 35 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 60 65 हो जाएगा। तो एंगल सी बी पी बराबर 180 डिग्री में से आप 65 डिग्री को जो है वो घटा दीजिए, तो शेष बचेगा आपका 115 डिग्री। यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा 14 नंबर प्रश्न। बढ़ते हैं हमारे 15 नंबर प्रश्न की तरफ। एक शंकु का आयतन आपको दे रखा था 100 पाई घन सेंटीमीटर, और कह रहा था कि यदि आधार जो है उसकी आपको त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो है वो बताइए। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो शंकु का आयतन कह ही रहा है प्रश्न में, तो शंकु का आयतन होता क्या है उसके बराबर हम वैल्यू को रख देते हैं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपका जो है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर शंकु का आयतन प्रश्न में 100 पाई दे रखा है, तो 100 पाई को आप ऐसे रख दीजिए, और पाई में आप पाई का मान नत रखिए, क्योंकि बटे में इस तरफ भी तो पाई आपको दे रखा है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस पाई से इस पाई को आप काट सकते हैं। अब यहाँ पर आर स्क्वायर एच आपको दे रखा है, तो आप यहाँ पर जो वैल्यू है आर की प्रश्न में दे रखा है, तो आर की वैल्यू भी रख लीजिए। 5 दे रखा है तो आर की जगह 5 रख लीजिए, तो 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। इसको रफ करके सही से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। तो ये आपका आर दे रखा था 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, और एच हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आपका आएगा। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, 100 बराबर 1/3 गुणे 25 और गुणे एच। अब यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 से काटेंगे अगर 100 को, तो 25 कितनी बार में जाता है, 4 बार में जाता है। और इधर वाला जो 3 है वो आपका इधर 4 से गुणा होगा, तो 4 के यहाँ कितना होता है, 12 होता है। तो एच की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, एच की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर हाइट जो है वो प्राप्त हो गई। अब प्रश्न में आगे कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ बताइए। शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है उसमें आपका जो मान होता है वो आपका एल होता है। एल होता है तिर्यक ऊंचाई। मैंने आपको बताया ना कि एल जो होती है वो आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है शंकु में, क्योंकि ऐसे शंकु की आकृति होती है, ये तिर्यक ऊंचाई एल होती है। अब वक्र पृष्ठ में एल होता है, परंतु यहाँ पर तो हमें एल पता ही नहीं है, हमें तो एच पता है, ऊंचाई पता है, ये पता है, हमें हाइट पता है। तो हम सबसे पहले एल की वैल्यू निकालेंगे। एल की वैल्यू निकालने के लिए हम इतना ये सब रफ कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। समझ आप गए हैं कि हमने एच की वैल्यू कैसे निकाली है। इसको हम लिखे रहने देते हैं, शंकु के आयतन से हमने जो है वो एच की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। अब हम एल की वैल्यू के साथ जो है वो फॉर्मूला लगते हैं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को। अब यहाँ पर एल की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एच और आर तो दे ही रखा है। तो एच की वैल्यू आपको कितने हमने निकाली, 12 निकाली, तो 12 का जो है वो स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है, आर की प्रश्न में ही दे रहा था 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 169 होता है। और इधर एल स्क्वायर था, एल स्क्वायर बराबर 169 है, तो एल निकालेंगे तो अंडर रूट में 169 हो जाएगा। तो एल अगर बाहर निकालेंगे 169 को अंडर रूट से, तो किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है।
कभी भी अगर थोड़ा सा कम समय में आपको चेक करना है तो लास्ट वाला जो डिजिट है उसका स्क्वायर करके देख लिए, 3 3 9 होता है, तो ऐसे थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। बाकी आपको रटे होने चाहिए। तो एल की वैल्यू हमें यहाँ से 13 प्राप्त हो गई। अब हम लगा देते हैं वक्र पृष्ठ का सूत्र। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है बताइए क्या होता है। अभी मैंने आपसे कहा था कि सूत्र सारे आपको रटे होने चाहिए। हजारों बार यही चीज मैंने कही। कई बार आपको फॉर्मूला नहीं पता होगे तो आप पूरा प्रश्न गलत कर देते हैं। तो फॉर्मूला कई बार पता होता है, डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है वो होता है आपका पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू जो है यहाँ पर चाहे तो आप रखे भी सॉल्व कर सकते हैं, ना चाहे तो आप ना रखें, वो आप पर डिपेंड है। वैसे यहाँ पर नहीं भी रखेंगे क्योंकि वक्र पृष्ठ आपका बहुत बार पाई में भी निकाल दिया तो भी सही माना जाएगा। तो पाई को हम ऐसे रख के रहने देते हैं। आर की वैल्यू आपकी प्रश्न में 5 सेंटीमीटर है तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं 5 सेंटीमीटर। और एल हमने 13 निकाली ही है तो एल की जगह 13 रख देते हैं। तो इसकी जगह हम 13 जो है वो रख देते हैं। 13 पंचे कितना होता है, 13 पंचे 65 होता है। तो आंसर आपका 65 पाई जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चाहें तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। वैसे इतना कम समय होता है आपका, 1 घंटे का पेपर है तो उसमें पाई आई की वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना आपने निकाला होगा तो सही होगा। 15 प्रश्न हो गया। 16 प्रश्न देखते हैं। एक घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है। गड्ढे की गहराई आपको बतानी थी। अब यहाँ पर प्रश्न में ही कह दिया है, घन की बात कर दी है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब क्या होता है, घन का आयतन बराबर जो है आपका भुजा क्यूब जो है वो होता है। अब प्रश्न में घन के गड्ढे का आयतन पहले ही घनाकार गड्ढे का दे रखा है तो घन के आयतन की जगह हम उसका मान रख देते हैं 13.824 बराबर। और जो भुजा है इसको हम जो है वो क्यूब ऐसे ही रख देते हैं, भुजा क्यूब। अब भुजा क्यूब की वैल्यू इतनी दे रखी है तो जब भुजा की वैल्यू निकालेंगे तो जाहिर सी बात है क्यूब रूट आपका इस पर जो है वो आ जाएगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 13.824। अब यहाँ पर या तो ये आपको पता होना चाहिए कि 13,824 जो है वो इसका जो है वो क्यूब होता है। दशमलव को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ये जो है वो 24 का क्यूब होता है। 24 गुणे 24 गुणे 24 आपका जो है ये बराबर होता है। तो अब जब दशमलव के साथ हम लेंगे तो इसको हम 2.4 जो है क्यूब रूट में ऐसे रहने दीजिए, 2.4 गुणे 2.4 गुणे 2.4 जो है वो लिख सकते हैं। और जब आप इसे क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2.4 आपका आंसर यहाँ पर आएगा। आपके मन में ये आएगा कि कोई रट के तो बैठा नहीं कि 24 का जो है क्यूब होता है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे। तो इसको निकालने के लिए 13,826 का सीधे सीधे जो है या तो आप भाग जो वाली विधि जो होती है उसके माध्यम से निकाल सकते हैं या तो फिर आप नॉर्मल सा गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो ये तो आंसर आपका 2.4 ही सही होगा। अब देखिए हम इस चीज को समझ लेते हैं पहले कि हम निकालेंगे कैसे। हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ नीचे लिख देते हैं और इस तरफ आपको निकाल कर बता देते हैं कि करना कैसे है, कहने का हमारा मतलब क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से हम इसको जब निकालेंगे तो आपका 2.4 जो है वो आंसर हो जाएगा, मीटर में आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चीज समझ लीजिए कि 13,824 का जो है हम निकालेंगे कैसे। तो हम 2 से इसको काटते जाते हैं। 2 से काटेंगे तो 6,912 आपका आएगा। फिर आप 2 से काटेंगे तो ये 3,456 आपका आएगा। फिर आप इसे काटेंगे 2 से तो आपका ये 1,728 आएगा। फिर आप इसे काटेंगे तो 2 से ही तो ये आपका 864 आएगा। फिर आप इसे काटेंगे 2 से तो ये आपका आधा होता है 432। फिर आप इसे काटेंगे 2 से तो ये आपका 216 होता है। फिर इसे आप काटेंगे 2 से तो ये आपका 108 आता है। फिर 108 को काटेंगे 2 से ही तो ये आपका जो है वो 54 आता है। फिर इधर हम लिख लेते हैं 54 को। तो 54 को किससे काटेंगे तो ये आपका 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 आपका दूना 4 होता है, एक उधर जाएगा, 2 सत्ते 14 होता है 27। अब आपका 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 27 आपका 3 नवा 27 होता है। 3 से एक बार 3 तिया 9 होता है। 3 से एक बार आपका 3 का नम 3 होता है। अब जब भी क्यूब रूट की बात होती है, जब स्क्वायर की बात होती है, वर्ग की बात होती है, वर्गमूल की बात होती है तो हम 2 2 का पेयर बनाते हैं। और जब घनमूल की बात होती है तब 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो हम 3 3 का पेयर बनाते हैं। देखिए 2 3 बार आया है, एक ये 3 बार आया है
और इधर 2 लिखा है और एक ये, तो ये एक 3 बार आया है और 3 भी आपका 3 बार आया। तो जितनी बार आया है उसको केवल सिंगल सिंगल बार लिखेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और आपका ये 4 आ गया। अब हम इसको गुणा करके लिख लेते हैं। तो हम जब गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इस प्रकार से होगा। क्योंकि 2 आपका 3 बार आया तो उसको हमने एक बार लिखा, ऐसे 2 3 बार आया तो उसको हमने एक बार लिखा, 2 3 बार आया उसको एक बार लिखा, 3 3 बार आया है तो उसको हमने एक बार लिखा। अब इसको आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 दूना 4, दूना 8, तिया 24, 8 3 जा 24, तो 24 आपका निकल के आ गया। अब ये जो दशमलव था 13.824 के बीच में, यही 2.4 के बीच में हम लगा देंगे तो 2.4 मीटर यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। मैंने बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं और आपको अगर पता है डायरेक्ट कि किसका जो है ये क्यूब होता है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बाकी आप पर डिपेंड है। अच्छा, एक चीज ये भी समझिए, आपने ये तो समझ लिया कि हमने यहाँ पर घनाकार गड्ढे का आयतन दे रखा था और उसका जो है वो क्या कहते हैं, हमने क्यूब रूट निकाल दिया और वही गड्ढे की गहराई हो गई। यहाँ पर तो भुजा निकली है, वो गड्ढे की गहराई कैसे हो गई? सवाल अगर आपके दिमाग में आया है तो आप वाकई में मैथ सीखना चाहते हैं तो इस चीज को यहाँ समझ लीजिए कि आपका जो घन की आकृति होती है, अच्छा इसको हम रफ कर दे रहे हैं, समझ तो आपने लिया ही है, वो कुछ इस प्रकार से जो है वो होती है। जब घनाकार आकृति में आप देखेंगे, जब ये 3D फॉर्म में होता है ना, तो इसकी जो ये एक भुजा होगी, जैसे ये घनाकार गड्ढा है तो ये जो इसकी ये आप देख रहे हैं हाइट, ये क्या है, ये एक इसकी भुजा है। जैसे एक आपकी इसकी भुजा ये नीचे वाली होगी, एक भुजा आपकी इधर वाली होगी, तो ये जो है ये आपकी एक भुजा है। यही तीनों को हम आपस में गुणा करते हैं। हम कहते हैं ना कि भुजा गुणे भुजा और गुणे भुजा, अभी हमने फॉर्मूला लगाया था ना भुजा क्यूब का, तो ये इस प्रकार से 3 भुजा होती हैं। तो ये जो हमने एक भुजा निकाली है यही तो इसकी गहराई है। अगर एक बॉक्स आप इस प्रकार का ले लें, इसमें कोई आप सामान रखें तो उसमें कितनी गहराई है ये इसकी ऊंचाई तो बताएगी। तो वह इसीलिए हमने गड्ढे की गहराई के लिए एक इसकी भुजा निकाल ली, वही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 17 कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंक आने की संभावना जो है वो क्या होगी। ये भी क्वेश्चन हमने आपको प्रायिकता में कराया था। तो जैसे 2 पासे आप फेंकें, एक पासे पर आपका जो है वो 1 आ जाए और दूसरे पासे पर जो है वो 1 आ जाए। अब इन पर दोनों पर विषम अंक है तो एक ये आपका हो सकता है। आपका एक को ऐसे रहने दीजिए, जो बाद वाली संख्या मैंने बताया तो उसको बदलते रहिए। तो 1 के बाद आप 3 रख करके देख लीजिए, ये एक हो जाएगा। फिर 1 के बाद आप 5 रख करके देख लीजिए, ये हो जाएगा। 5 से ऊपर तो होगा नहीं क्योंकि टोटल पासे में तो 6 ही नंबर होते हैं, तो एक ये हो जाएंगी। सेम इसी प्रकार 3 को पहले रखिए, अब दूसरे वाले पासे में एक बार 1 रखिए, दूसरे वाले फिर अगले पासे में 3 को ऐसे रहने दीजिए, फिर 3 को साथ 3 में रखिए और फिर तीसरे वाले पासे में भी 3 को ऐसा रहने दीजिए और 5 रखिए, एक ये 3 हो जाएंगी। और फिर इसी प्रकार 5 को पहले रखिए, उसके बाद इसके साथ 1 को रखिए, 5 को पहले रखिए, इसके साथ 3 को रखिए और फिर 5 को पहले रखिए, उसके साथ 5 को रखिए, तो ये हो जाएंगी। तो टोटल आप यहाँ पर कितना देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इस प्रकार की जो आपका संभावनाएं बन रही हैं कि ये आ सकती हैं, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि विषम अंक आने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो जब भी संभावना निकालते, ये तो हमारी जो है वो संभावनाएं बन सकती है, जब प्रायिकता के तौर पर हम इसे निकालते हैं या हम कहेंगे इसे संभावना के तौर पर जो है वो निकालते हैं, तब हम टोटल कितनी संभावनाएं बनती हैं, जब 2 पासे फेंके जा सकते हैं तो टोटल 36 संभावनाएं बनती हैं। तो 36 से हम भाग दे देते हैं, जितनी आपकी टोटल यहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं वो आपका, तो या इसको हम संभव स्थितियां भी कह सकते हैं। तो जब भाग देंगे तो 9 चौक 36 होता है, तो आपका आंसर 1/4 यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। वैसे मैंने ये चीज नोटिस की है इस कंप्लीट पेपर में कि एक तो प्रश्न गलत बहुत दिए हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस प्रश्न को भी, लास्ट वाला जो है 18 नंबर वाला, इसमें भी अधूरा दे रखा है। और दूसरी चीज जो पेपर यहाँ पर आपका दिया गया है, इसमें जो टाइमिंग है वो सही नहीं थी, जैसा मुझे पर्सनली लगा। अगर आपको लगा तो आप भी कमेंट में बताइएगा कि टाइमिंग जो है ये पेपर 1 घंटे के हिसाब से तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं था। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉल्व करने में समय लगता है, आप चीजों को कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो 1 घंटे में इतने सारे प्रश्न जो है वो भी, अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो इन्होंने जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, इसमें आप देखिए तो ये वाला क्वेश्चन रखा है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके से प्रश्न पत्र नहीं बनाया जाता है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर खामी है। तो इसमें सब में समय लगता है और बाकी यहाँ पर सोचने में समय लगता है, तो मुझे नहीं लगता ये पेपर 1 घंटे का बिल्कुल भी था।
लास्ट हम प्रश्न और देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पर इन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है, किसी कक्षा के 24 विद्यार्थियों का आयु के आंकड़े दे दिए इन्होंने, और कुछ नहीं लिखा कि क्या बताना है बहुलक माध्यिका। पर मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ कि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2018 के पेपर में जो है वो आपका आया था, और ये आपका सेम वही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में जो थ्योरी है वो है 24 विद्यार्थियों की आयु वर्षों में आंकड़े दे रखे हैं, 12 13 14 15 16। वही देखिए 12 13 14 15 16, नीचे 4 5 4 6 5 विद्यार्थी दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, आंकड़ों की माध्यिका पूछी गई थी, और 2018 में आया था। पर इस पेपर में नहीं लिखा है आंकड़ों की माध्यिका, तो इसमें कॉमन नंबर जरूर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो चढ़ाई कर दीजिएगा पीएनपी पे, क्योंकि अगर उनकी गलती है तो फिर हम इसमें क्या करें, क्या इसमें हम अपने आप सोच के माध्यिका क्यों निकाले, जब आपने नहीं गलत लिखा है तो फिर हमको 2 नंबर चाहिए पूरे। अब देखिए इसमें करना क्या था, इसमें ये करना था कि आयु आपको दे देना था, और दूसरा जो वैल्यू थी 4 5 4 6 5 वाली, इसको आपको शिक्षार्थी जो है वो एफ निकाल देना था। और एफ निकालने के बाद, कैपिटल एफ की सभी वैल्यू निकालने के बाद लास्ट में जो एन की वैल्यू आती 24, वो उससे माध्यिका आपको निकालनी थी। माध्यिका का यहाँ सूत्र भी आपका होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ अपॉन एफ इंटू आई, इस वाले सूत्र से आपको निकालना था। ये क्वेश्चन हमने आपको कराया हुआ है पूरा क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर हम ऑलरेडी आपको सारे करा चुके हैं। इसका आंसर लास्ट में क्या आएगा, आंसर आपका 14.25 जो है वो आंसर जो है इसका आएगा। तो यही था इस ओवरऑल पेपर सॉल्यूशन में। कैसा आपका क्या पेपर रहा कमेंट में अवश्य बताइएगा। टोटल बहुविकल्पी और अतिलघु प्रश्न टोटल 11 प्रश्न है, इसमें से आप कितने प्रश्न सही कर पाए अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो जितने भी छात्र हैं चतुर्थ सेमेस्टर के, उनके साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जो है अपना पेपर मिला सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि अच्छे से अच्छा आपका पेपर हुआ होगा। बाकी टाइमिंग वाला थोड़ा सा यहाँ पर गलत था, थोड़ा टाइम और इनको देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।